नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद है। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर क्वेश्चंस का दिया हुआ है ये इसी एडिशन के हिसाब से है। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर जो 89 से 94 तक के हैं वो इस एडिशन के हिसाब से इस सीक्वेंस पर हैं। और ये फिल इन द ब्लैंक्स ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टीयर 1 6 जून 2019 और 7 जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन और अपने वाले बुक में ढूंढ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियोस कर चुके हैं। ये रहा आपके सामने 89 यानी कि इस वीडियो का पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक छोड़ा गया है और इस ब्लैंक में हमें बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा वाला वर्ड इस ब्लैंक को फिल करेगा। अब ये जो ब्लैंक हमें यहाँ पर फिल करना होता है ये हमारी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हो सकता है, ये हमारी वोकैबुलरी की जो समझ है, वोकैबुलरी जो हमने मेमोराइज की हुई है उसके आधार पर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ड हो सकता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंस, जिस किसी सेंटेंस को पढ़कर, किसी कंटेक्स्ट को सफलतापूर्वक पढ़कर हम किसी ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, किसी ऑब्जेक्टिव सेंस को समझ पाते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनमें 2 3 या लगभग 4 शब्द एक जैसे सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग दिया हुआ है, जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है या बोला गया है। तो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में, उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में 4 सिमिलर मीनिंग, ये 4 तो सिमिलर मीनिंग में नहीं है, कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो वो जो सिमिलर मीनिंग में जो वर्ड्स ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन सिमिलर मीनिंग में से भी, उन सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड्स में से भी किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में वो स्पेसिफिक वर्ड ही आएगा। ये हमें पता करना होता है इसके कंटेक्स्ट को समझकर उस वर्ड का। अब देखिए, इसके लिए ना केवल वर्ड के मीनिंग पता होना ही सफिशिएंट नहीं है। वर्ड्स के मीनिंग पता होने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक वर्ड किस कंटेक्स्ट में, किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, किस स्पेसिफिक डोमेन में यूज किया जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो फाइनेंशियल डोमेन में यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल नेचर की कन्वर्सेशन जब आप किसी से करोगे तो उन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इमोशनल कंटेक्स्ट में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते वक्त या इस तरह की पर्सनल इशूज, पर्सनल कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो मल्टी कंटेक्स्ट बोले आ सकते हैं, मल्टी फंक्शनल वर्ड बोले आ सकते हैं, मल्टीपर्पज बोले आ सकते हैं, जो कि किसी भी कंटेक्स्ट में आप यूज कर दो। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकल सेंस को या फिजिकल कंटेक्स्ट में किसी सेंस को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज करते हैं। तो अलग अलग शब्द अलग अलग डोमेन में, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हुए। मैं सिमिलर मीनिंग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बोल रहा। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके ऑप्शन में 2 या 3 शब्द सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले दे दिए जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो जब आप वर्ड्स को मेमोराइज करें या वोकैबुलरी को पढ़े, वोकैबुलरी को समझ के पढ़े, कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो उससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल आप देख लिया करो कि ये वर्ड किस तरह के एग्जाम्पल में, किस तरह के सेंटेंस में, किस तरह के ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ड के मीनिंग जानने के साथ साथ ये भी जानिए कि किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है। इसी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी ब्लैंक को फिल करते वक्त। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन मैनी कंट्रीज, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट, कंट्रीज नाउन हो गया, मैनी डिटर्मिनर हो गया। चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन था कंट्रीज तो मैनी के लगते ही मैनी लग भी पाया इसीलिए, और मैनी के लगते ही वो प्लूरल करना पड़ा, इन मैनी कंट्रीज। तो ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। अब आगे जो लिखा है वो आर्टिकल के बाद लिखा जाना है। यहाँ पर जो भी ब्लैंक में आना है वो एक नाउन होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है।
चारों वर्ड जो आपको दिए गए हैं वो नाउन दिए गए हैं, तो ग्रामर ने तो आपकी ज्यादा हेल्प की नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे वोकैबुलरी के सेंस पर क्या आना चाहिए, लेकिन किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें ये वर्ड लगाना है, ये जानने के लिए हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सेंटेंस को पढ़कर ही हमें ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस, ये वाक्य किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखा गया है। तो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में जिस मीनिंग की, जिस वर्ड की जरूरत हो रही होगी, उस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड उठा के यहाँ से डाल देंगे। कंटेक्स्ट भी देख लेंगे कि ये वर्ड इस कंटेक्स्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो इन मैनी कंट्रीज द, यहाँ पर कोई नाउन आना है, चारों नाउन दिए हैं, आगे चलते हैं। इन पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट। ये जो पे है ये वर्ब भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने फंक्शन के आधार पर अपने पार्ट ऑफ स्पीच को निर्धारित करते हैं। लगभग सभी शब्द, लगभग नहीं, सारे ही शब्द, सारे शब्द, सारे वर्ड्स, सारे फ्रेजेस, सारे क्लोजेस सेंटेंस में जो लिखे होते हैं वो अपने फंक्शन के आधार पर ही, ये यूनिवर्सल बात है। ये केवल मेरे ख्याल से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये सभी लैंग्वेजेस के लिए होगा। सारे ही शब्द अपने फंक्शन के आधार पर अपने पार्ट ऑफ स्पीच को तय करते हैं। तो यहाँ पर इसका फंक्शन है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो एक ही फंक्शन में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वर्ड बहुत सारे फंक्शन में या एक से ज्यादा फंक्शन में हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, पे वर्ब भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है तो नाउन बन गया। इन मैनी कंट्रीज द, नाउन आएगा। इन पे फॉर मैन, प्रीपोजिशन फिर से लग गया, मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन को एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो सिंगुलर नाउन होना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो रहा है इस सेंटेंस का, और उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगी है। तो ये कंटेक्स्ट को समझने में हमारी हेल्प करती है। क्वाइट कॉमन, चूंकि लिंकिंग वर्ब लगी है तो हमने एडजेक्टिव लगा दिया, क्वाइट लगा दिया एडवर्ब के रूप में उस कॉमन से पहले। क्वाइट का मतलब होता है एब्सोल्यूट। कोमा लगाकर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल। फिर एक दूसरी क्लोज को स्टार्ट कर दिया गया एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में ही, इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उस कंट्री का नाम ऑब्जेक्ट बनकर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन जर्मनी, जैसे इन मैनी कंट्रीज था ऐसी इन जर्मनी है। वुमेन आर पेड 21% लेस एज कंपेयर टू मैन। वुमेन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो आर लगा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पे यहाँ पर नाउन हो रहा था और वही पे यहाँ पर वर्ब हो गया। वुमेन आर पेड 21% लेस, 21% लेस। तो ये एक तरह से एडवर्ब फ्रेज लगी कि कितना उनको पे किया जाता है। एज यहाँ पर एडवर्ब के ऑलमोस्ट, देखिए एज का मैंने यहाँ पर कम फंक्शन पिछली किसी वीडियो में बताया था। आप एज को यहाँ पर कंजंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते, आप एज को यहाँ पर एडवर्ब कंसीडर नहीं कर सकते, एज को आप यहाँ पर प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, एक इडियोमेटिक यूसेज होता है। जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते गए वैसे वैसे डेवलप होता गया। एज ऑलमोस्ट यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में माना जा सकता है, और कंपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लग गया, और टू प्रीपोजिशन, उसके बाद मैन। एज कंपेयर्ड टू मैन, एज डिक्लेयर्ड बाई मैन, एज एक्सप्लेन्ड बाई द टीचर। इस तरह की जो फ्रेजेस हैं वो इसी तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अनलाइकलीनेस, इक्विवेलेंस, डिसएग्रीमेंट, डिस्पैरिटी। क्या इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझ पा रहे हैं आप? फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में कन्वे करने की कोशिश की गई है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? इन मैनी कंट्रीज द इन पे फॉर मैन एंड वुमेन इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल इन जर्मनी वुमेन आर पेड 21% लेस एज कम्पेयर टू मैन। देखिए जो पे वर्ड है ये सैलरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो सैलरी है वो मैन एंड वुमेन की, उसमें जरा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है, किस तरह का डिफरेंस है, उसको और आगे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल से, जर्मनी में वुमेन आर पेड 20% लेस एज कंपेयर टू मैन। अगर 100 रुपीज मैन को मिल रहे हैं तो वुमेन को कितने मिल रहे हैं? 79। 21% लेस वुमेन को मिल रहे हैं। तो ये जो इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को यहाँ पर लिखना है किसी कोई नाउन बनाकर, उसी गैप को यहाँ पर रिफर किया गया है। तो अनलाइकलीनेस का मतलब क्या होता है? अनलाइकलीनेस की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है हमारा लाइकली। लाइकली जो वर्ड है
वो एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। जब लाइकली एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है प्रोबेबल, जब वो एडवर्ब होगा तो उसका मतलब हो जाता है प्रोबेबली। और इस लाइकली से ही एक वर्ड बन जाता है लाइकलीनेस। लाइकलीनेस हो गया नाउन, और लाइकलीनेस का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोबेबल। द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी को रिफर करता है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को रिफर करता है। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है, इस लाइकली से ही बनता है अनलाइकली। ये जो अनलाइकली जो वर्ड है ये केवल एडजेक्टिव ही हो सकता है, एडवर्ब के फंक्शन में इसका कोई यूसेज नहीं है। और अनलाइकली का मतलब होता है इम्प्रोबेबल। उसी प्रकार से इससे बन जाएगा अनलाइकलीनेस। अनलाइकलीनेस रिप्रेजेंट करता है इम्प्रोबेबिलिटी को, इम्प्रोबेबिलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी को, या द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रोबेबल। ठीक है, तो यहां पर किसी प्रोबेबिलिटी को तो एक्सप्रेस किया ही नहीं जा रहा, एक गैप को, एक डिफरेंस को जो है यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि गैप जो है क्वाइट कॉमन है, कि मैनी कंट्रीज में वो जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, जिस गैप को इस यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, वो गैप मैनी कंट्रीज में कॉमन है, वो बहुत देशों में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि जर्मनी में तो 21% कम मिलता है वुमेन को। इस तरह के कंटेक्स्ट को जो है कन्वे करने की कोशिश की गई है। तो अनलाइकलीनेस तो यहाँ पर होना नहीं है, अनलाइकलीनेस तो इम्प्रोबेबिलिटी को बताता है, हमें तो गैप को बताना है। इक्विवेलेंस तो उल्टा लिखा है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट, मतलब जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं ना उसका अपोजिट लिखा है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस की अगर बात करें तो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस एक नाउन है और इसका मतलब है द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, अब ये इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बीइंग इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, इक्वल इन अमाउंट, साइज, डिग्री, फंक्शन, etc लिख देता हूं। मीनिंग, कोई चीज अगर मीनिंग में, फंक्शन में, साइज में, डिग्री में इक्वल है तो उसको इक्विवेलेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंसी को तो दिखा ही नहीं रहे, हम तो उस गैप को दिखा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। डिसएग्रीमेंट, देखिए ऐसा डिसएग्रीमेंट जो होता है एक ऑफिशियल या दो पार्टीज के बीच में जो एक अकॉर्ड तय हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसका अपोजिट लिखा है। डिसएग्रीमेंट का मतलब नॉट इन एग्रीमेंट, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। एक नेगेटिव मीनिंग को तो दिखाता है डिसएग्रीमेंट, एक गैप को तो दिखाता है, लेकिन वो गैप दिखाता है आइडियाज में, ओपिनियंस में। आपकी ओपिनियन कुछ और है, मेरी ओपिनियन कुछ और है, तो हम डिसएग्रीमेंट में हैं। या आपने कुछ और फाइनेंशियल टर्म्स कंसीडर की है, मैंने कुछ और फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशन को कंसीडर किया है, तो हम डिसएग्रीमेंट में हैं। और कोई भी रिलेशनशिप डिसएग्रीमेंट में हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है उस सैलरी की जो हम बात कर रहे थे उसको रिफर करने वाला वर्ड नहीं है, ये इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं होता है। यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी वर्ड की अगर हम बात करें तो पैरिटी एक वर्ड होता है, पैरिटी, और पैरिटी का मतलब होता है नाउन, और पैरिटी का मतलब होता है द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन स्टेटस और पे मतलब सैलरी। ठीक है, अगर दो लोगों की सैलरी में या दो लोगों की स्टेटस में इक्विवेलेंस है, इक्वल है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक पैरिटी है। और पैरिटी से ही बन जाता है डिस्पैरिटी, जो कि इसका डायरेक्ट अपोजिट होता है। डिस्पैरिटी का मतलब हो गया द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग या नॉट बीइंग इक्वल, द फैक्ट और स्टेट of not being equal in status और पे।
पे मतलब सैलरी। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या आ जाना चाहिए था, डिस्पैरिटी। हम उस डिस्पैरिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये डिस्पैरिटी के बारे में ही पहले क्लोज में बताया है कि मैनी कंट्रीज में जो डिस्पैरिटी है बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं, ये आपका 89 सेंटेंस हो गया। ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली जो अप्रोच है, उस अप्रोच को आप बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। वो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है। इतने सारे सेंटेंस आते हैं लिखे हुए, ट्रांसलेट ही करते रह जाओगे, दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। सोचिए, जो बच्चा ट्रांसलेट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, करना चाहता है या उम्मीद करता है वो ऐसा कर लेगा, तो वो अपनी ही प्रॉब्लम को कितना बढ़ा रहा है। अपने टास्क को वो 3 गुना 4 गुना तो वो खुद ही कर दे रहा है। पहले आप इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, फिर हिंदी में ही उसका मीनिंग ढूंढोगे, फिर जो मीनिंग या जो आंसर उसका ढूंढा है तुमने अपने दिमाग में कि इसका ये उत्तर होना चाहिए, उस उत्तर को, उस आंसर को वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर एक ऑप्शन को चुनोगे। इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से किसी और भाषा में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर कई बार शब्दों के मीनिंग, कई बार वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस के मीनिंग बदल जाते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अप्रोप्रिएट वर्ड हो, कोई स्पेसिफिक वर्ड हो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग उस लैंग्वेज में या उसके मीनिंग का समानांतर मीनिंग वाला वर्ड उस लैंग्वेज में हो ही ना, वहां उस लैंग्वेज में उसे कुछ और बोलते हो। तो ये हो गया आपका 89। 90 पर चल लेते हैं। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्लैंक दिया हुआ है इन नॉर्थन आयरलैंड, बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज केम टुगेदर टू बिल्ड द मोन्यूमेंट ऑफ पीस। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में, ये होते क्या है। हालांकि ये हमारे कैथोलिक्स के बारे में बताना और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में बताना, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, उसके स्कोप से थोड़ा सा बाहर चला जाता है। लेकिन जब भी कोई चीज आपके सामने आ जाए तो 1-2 मिनट दे के उसको समझ लिया करो, उसको इग्नोर मत करने की कोशिश मत किया करो। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स ही हैं जिनकी इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन शब्दों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं क्रिश्चियनिटी की, अगर मैं बात करूं क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी क्या है। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, और ये रिलीजन है अ रिलीजन बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है, उनके बताई हुई जो बातें हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर जो रिलीजन, उस पर जो बेस्ड रिलीजन है, उसी को हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं। क्रिश्चियन हम किसे कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी से बना है एक पर्सन क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी से ही एक वर्ड बना है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन हम किसे कह सकते हैं, क्रिश्चियन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता हो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन क्रिश्चियनिटी, उसको हम क्रिश्चियन कह सकते हैं। अब ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, इसके भी फर्दर डिविजन्स हो गए। फर्दर डिविजन्स मतलब ये भी बांट दिया गया, ये भी बट गया, और इसके फर्दर डिविजन्स हुए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, सोशल रिफॉर्म्स की वजह से। जैसे इस्लाम के फर्दर डिवीजन हुए, एक हो गया सुन्नी सेक्ट, एक हो गया शिया सेक्ट, और भी छोटे मोटे हो सकते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी के भी फर्दर डिविजन्स हो गए, लोगों में आपसी वैचारिक मतभेदों को लेकर, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर, सोशल रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है, पोप की अथॉरिटी को लेकर, उन प्रिंसिपल्स को लेकर कि ये सही होना चाहिए, नहीं ये सही होना चाहिए। तो उन डिविजन्स के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी को फर्दर अभी तक 3 मेन डिवीजन में माना जाता है। पहला डिवीजन है कैथोलिसिज्म। कैथोलिसिज्म में जो वर्ड है कैथोलिक, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, हमारे जो क्रिश्चियंस भाई बहनें हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैथोलिक्स,
ठीक है, दूसरे के बारे में भी बताऊंगा, फिर तीसरे के बारे में बताऊंगा। अब ये जो कैथोलिक होते हैं, कैथोलिक जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग है, मेरे ख्याल से ग्रीक भाषा का शब्द है ये कैथोलिक। ये ग्रीक भाषा से आया है, ये इवोल्व होकर। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब ये जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं या कैथोलिसिज्म में जो बिलीव करते हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी की अर्ली जो कम्युनिटीज हैं, जो जीसस क्राइस्ट ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया था ऑफिशियली एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को इवॉल्व करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, सेंट पीटर नाम था उसका, मतलब जीसस क्राइस्ट ने अपने अंतिम दिनों में या जिस भी समय पर अपने किसी पर्सन को, अपने किसी चेले को अपॉइंट किया था, उसका नाम सेंट पीटर था कि आप इस तरह के प्रिंसिपल्स पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करो। तो वो जो कम्युनिटी, जो सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले या उस कम्युनिटी की विचारधारा को मानने और फॉलो करने वाले लोग अपने आप को कैथोलिक कहते हैं। और ये कैथोलिक क्रिश्चियंस, ये हो गए कैथोलिक क्रिश्चियंस। ये कैथोलिक क्रिश्चियंस रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को या उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके द्वारा बढ़ाई गई विचारधारा को फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, अब देखिए ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहां से आए? 1054वें साल में यही जो सारे लोग थे, जो सारे क्रिश्चियंस थे, इन्हीं में से कुछ लोगों ने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से विद्रोह कर दिया या किसी तरह का रिफॉर्म हुआ। और ये वैचारिक रूप से है, ये मानते अभी भी ये अपने आप को क्रिश्चियन ही है, और मानना क्या है, ये है ही क्रिश्चियन। तो ये जो क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल कोर बिलीव्स है, उनमें तो बिलीव करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स इनको अपने हिसाब से सही नहीं लगे और इन्होंने बोला ऐसा नहीं, ऐसा है। तो दूसरा ट्रेडिशन शुरू हो गया, एक दूसरा ही क्रिश्चियनिटी में ही कैथोलिसिज्म की साइड में को एक और ट्रेडिशन या एक और कल्चर या एक और तरह की नई विचारधारा, जो कि क्रिश्चियनिटी की ही एक पार्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को ये अपना गॉड या मसीहा या मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। तो ये कहलाते हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। और ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, ये यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में, मैं अभी मैप पर दिखाऊंगा, ये ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे रसिया से लगी हुई जो रशिया के आसपास वाली और रसिया वाली जो जमीन है। फिर तीसरे वाले जो है हमारे, वो है प्रोटेस्टेंट्स। अब जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, देखो प्रोटेस्टेंट्स में प्रोटेस्ट लगा हुआ है। प्रोटेस्टेंट्स वो क्रिश्चियन हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, मतलब आज से 400 साल पहले लगभग, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की। इन्होंने कहा कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं, इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो करप्ट हैं, हम पोप की अथॉरिटी को हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो एक और सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी में आता है और ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो नए प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी के, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियनिटी के जो कोर फंडामेंटल बिलीफ है, जो जीसस क्राइस्ट ने जो बात कही है, उनको मानेंगे। लेकिन ये जो कैथोलिक चर्चेज अपनी मनमानी चला रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही हैं, हम इनको नहीं मानते, ये सही नहीं है, ये सही है, हम पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते। तो उन्होंने एक तरह का प्रोटेस्ट कर दिया, इनको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखोगे तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अगर जानने की कोशिश करोगे कि दुनिया के किस हिस्से में किस तरह के क्रिश्चियन रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक मैप लगाया है। ये जो येलो वाले हैं, ये रोमन कैथोलिक कम्युनियन है, और जो ये पिंक है, पिंक कह सकते हैं कैसे, पिंक, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी ईस्टर्न साइड में है। यूरोप का ईस्टर्न साइड है और रशिया आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्लू वाले हैं, ये प्रोटेस्टेंट्स हैं। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स हैं, कनाडा में
ग्रीनलैंड में प्रोटेस्टेंट्स है, कनाडा में प्रोटेस्टेंट्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिनके द्वारा दी गई इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं। मैं इस पार्ट को अभी और जूम आउट करूंगा। यहाँ पर चाइना में, ये चाइनीज रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स है, साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्टेंट्स है। मतलब कि जहां जहां पर यूके वाले लोग गए वहां पर जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादातर क्या है, प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, यूके पूरा लगभग प्रोटेस्टेंट से ही भरा पड़ा है। इसको मैंने जूम आउट भी किया है। क्यों क्यों जूम आउट किया? क्योंकि आपको नॉर्थन आयरलैंड का जो है, नॉर्थन आयरलैंड की सिचुएशन को आपको दिया गया है। आपको जो सिचुएशन दी गई है वो नॉर्थन आयरलैंड की सोशल सोसाइटी से रिलेटेड दी गई है। तो इसको मैंने फर्दर जूम आउट किया। ये है हमारा भारत, ये दुनिया का नक्शा है, भारत का बोल रहा हूं। और ये वाला जो पार्ट है ये यूके में आ जाता है। अरे यार, ये वाला जो पार्ट है ये यूके में आ जाता है, ये यूके में आ जाता है। अब ये यूके है और ये है आयरलैंड पेनिसुला, इसको बोलते हैं आयरलैंड पेनिसुला। अब आयरलैंड पेनिसुला में ये जो ऊपर का हिस्सा है, इससे ऊपर का, ये नॉर्थन आयरलैंड है। अब इस नॉर्थन आयरलैंड में आप देखोगे तो नॉर्थन आयरलैंड में जो नीचे ये जो साउथर्न आयरलैंड है, जो मिडिल आयरलैंड है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है कैथोलिक्स, ये येलो वाले, और ऊपर को ये जो हिस्सा है यहाँ पर है प्रोटेस्टेंट्स। अब इनके बीच में डिसएग्रीमेंट रहता है चीजों को लेकर, इनके बीच में कल्चर को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर, और इसकी वजह से और भी कई जो है मतभेद इनके बीच में रहते हैं, चीजों को लेकर इनके बीच में जो है वाद विवाद बना रहता है। तो उसी सिचुएशन को आपको यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपनी इंग्लिश पर। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियन कम्युनिटी के दो लोगों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी की दो कम्युनिटी बताई गई है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। येलो कर लेते हैं पेन को। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। कैथोलिक्स एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटेस्टेंट्स भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कंजंक्शन से जोड़कर हो गए तो दो नाउन हो गए, दो नाउन हो गए तो प्लूरल, इसलिए हैव लगा दिया गया। हैव एक तरह से यहाँ पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया अ लॉन्ग हिस्ट्री, हिस्ट्री नाउन हो गया, लॉन्ग यहाँ पर इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, ए लग गया आर्टिकल, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री किस चीज की है उसको बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाया। हिस्ट्री का किसी भी चीज से रिलेशन बताने के लिए कि किस चीज की हिस्ट्री की बात कर रही है, हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होगा, और यहाँ पर सारे के सारे नाउन ही लिखे हुए हैं, चारों वर्ड नाउन लिखे हुए हैं। तो ग्रामर तो आप आपकी हेल्प करेगी नहीं, मीनिंग के आधार पर और कंटेक्स्ट के आधार पर तय करना पड़ेगा। ठीक है, मीनिंग में पहले इनका बता देता हूँ, फिर सेंटेंस आगे को पढ़ेंगे ताकि आप अपने दिमाग को लगा सके। ट्रूस का मतलब होता है एक एग्रीमेंट बिटवीन अपोनेंट्स और पार्टीज फॉर स्टॉप फाइटिंग। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो देश या दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, या दो पार्टीज, दो अपोनेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। आपस में एक दिन लड़ते लड़ते बैठ के उन्होंने बात करी, यार कुछ दिन के लिए लड़ाई रोक दो, इसको कहते हैं ट्रूस। इस एग्रीमेंट को ट्रूस कहते हैं। ट्रूस का मतलब हो गया एन एग्रीमेंट, an agreement between parties or opponents to stop fighting for a certain time। एक निश्चित समय के लिए, एक साल के लिए, 2 साल के लिए आप जो है ये एग्रीमेंट कर लो कि ना आप कोई गोलाबारी करोगे, ना आप कोई लड़ाई करोगे, ना हम कोई लड़ाई करेंगे। इस एग्रीमेंट को ट्रूस कहते हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग आपको पता है, कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, कॉन्टेस्ट एक ऑर्गेनाइज इवेंट होता है जिसमें लोग, प्यूपिल या अपोनेंट्स कंपीट करते हैं और उनको कंपटीटर कहा जाता है। और वो कंपीट किस लिए करते हैं? एक दूसरे को हराने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए, अपनी सुपरमैसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम दूसरों से सुप्रीम है। ये जो कॉन्टेस्ट है ये कोई स्पोर्ट हो सकता है, किसी इलेक्शन को आप कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर कोई डिबेट चल रही है उसको आप कॉन्टेस्ट कह सकते हो। अरे वो एक वो प्रोग्राम आता है सलमान खान जिसको होस्ट करता है, बिग बॉस। बिग बॉस को आप एक कॉन्टेस्ट कह सकते हो। उसमें क्या होता है, लोग इधर उधर से उठाकर लाए जाते हैं, वो कंपटीटर होते हैं, वो compete करते हैं अपने आप को ग्रेट या सुप्रीम दिखाने के लिए बाकी दूसरों से। तो कॉन्टेस्ट जो है एक ऑर्गेनाइज इवेंट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है
एक इसमें विनर होता है और इसमें किसी को कोई ऐसा सीरियस नुकसान नहीं होता। और जो लोग जो compete कर रहे हैं, जो अपोनेंट्स, जो प्यूपिल, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंपटीटर हैं, जो compete कर रहे हैं, वो भी कोई ऐसे सीरियस इशू पे वो कि बहुत सीरियस डिसएग्रीमेंट में नहीं है, बस एक गेम चल रहा है, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इस गेम के, इस कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स हो सकते हैं, कुछ रेगुलेशन हो सकती हैं उस कॉन्टेस्ट को फेयर बनाने के लिए, ठीक है, कि सबके लिए वो फेयर हो, तो इसको कॉन्टेस्ट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी एक इवेंट ही है, लेकिन एक ऐसा इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इस इवेंट में जो लोग होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, जो पार्टीज होती है, वो सीरियस डिसएग्रीमेंट में होती हैं। अपनी पर्सनल वैल्यूज को लेकर हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए हो सकते हैं, टेरिटरी के लिए हो सकते हैं, कल्चर के लिए हो सकते हैं, रिलीजन के लिए हो सकते हैं, किसी और तरह की सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी के लिए हो सकता है, लेकिन वो सीरियस डिसएग्रीमेंट में होता है। और इस सीरियस डिसएग्रीमेंट की वजह से वो एक दूसरे को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसका जो आउटकम होता है, इस कन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट होता है, वो नेगेटिव होता है, एक दूसरे को नुकसान वो दे सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव नेचर का ये होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का ये रिजल्ट होता है। इसमें फिजिकल फाइट भी हो सकती है, हो सकता है लोग आपस में जो है लड़ जाए, तो फिजिकल फाइट को भी जो है कन्फ्लिक्ट में लिया जा सकता है। जैसे बॉर्डर पर क्या हो गया था, अभी इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स है उनमें कन्फ्लिक्ट हो गई थी 1-2 साल पहले, जब सुनने में आया था, ठीक है। उसी तरह से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में भी कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। यहाँ पर सही ऑप्शन एक्चुअली में कन्फ्लिक्ट ही होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सेंटेंस को। देखिए, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स कि कन्फ्लिक्ट्स की लॉन्ग हिस्ट्री है। बट, और इन नॉर्थर्न आयरलैंड, प्रीपोजिशन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज केम टुगेदर टू बिल्ड द मोन्यूमेंट ऑफ पीस। देखिए, बट कंजंक्शन लगाकर जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ा जाता है वो कॉन्ट्रास्ट नेचर की होती है। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो मीनिंग में, नेचर में डिफरेंट हो जो पहले दी गई इंफॉर्मेशन से है। तो अगर दूसरी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है पहली इंफॉर्मेशन से, और दूसरी इंफॉर्मेशन में पीस की बात की गई है, मोन्यूमेंट ऑफ पीस की बात की गई है, तो इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन में पीस नहीं होगी, या कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि डिसएग्रीमेंट में होगा, जो कि पीस के अपोजिट होगा। तो वो जो वर्ड है वो कॉन्फ्लिक्ट ही हो सकता है। कॉन्टेस्ट इसको नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि कैथोलिक्स आते हैं, प्रोटेस्टेंट्स आते हैं और किसी स्टेडियम में जाते हैं, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ कोई किसी तरह से कंपटीशन वहां पर होता है। इस तरह का कंटेक्स्ट यहाँ पर नहीं है और इस तरह से होता भी नहीं है। ये एक कन्फ्लिक्ट जोन होता है। और इनकी कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको सुनने में भी आता होगा, नॉर्थर्न आयरलैंड वाले लड़ते रहते हैं चीजों को लेकर। कभी वो फाइनेंशियल इश्यूज पे लड़ते हैं, कभी वो कल्चर पर लड़ते हैं, कभी वो पॉलिटिकल पावर के ऊपर बहस कर लेते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये जो है 90 का 4 ऑप्शन यहाँ पर कंटेक्स्ट के हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। 91 पर चल लेते हैं। ये है आपके सामने 91। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज inscribed to our armed forces, dedicated, honored, devoted। देखो, इंस्क्राइब, देखो यहाँ पर मैं पहले सेंटेंस को इंटरप्रेट कर देता हूँ, फिर इनके मीनिंग बता दूंगा। आप चूज करना कौन सा वाला आना है। द नेशनल वॉर मेमोरियल, मेमोरियल यहाँ पर नाउन हो गया, वॉर, नेशनल वॉर मेमोरियल पूरा का पूरा ये जो है एक तरह से नाउन फ्रेज हो गया, यहाँ पर आर्टिकल लग गया और ये हो गया सब्जेक्ट। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, वॉर यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है, नेशनल भी एक एडजेक्टिव हो रहा है बताने के लिए। पूरी की पूरी ये जो नाउन फ्रेज हो गई ये सब्जेक्ट हो गई, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लग गया यहाँ पर। अब देखो ये जो इज है ना, इसको यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कंसीडर करके यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव कंसीडर करोगे, या इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर करके पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे, वो पता चलता है सेंटेंस के कंटेक्स्ट से या उस वर्ब से कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अभी इस चीज को जरा खुला छोड़ दो। आगे लगाया है टू प्रीपोजिशन कि जो भी चीज है वो टू प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाकर जोड़ी गई है। आवर आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो है एक कंपाउंड नाउन हो गया और आवर लग गया इससे पहले डिटरमिनर। तो इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, डेडिकेटेड, ऑनर, डिवोटेड का क्या मतलब होता है। इंस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट और कार्व आउट वर्ड्स और सिंबल्स ऑन समथिंग,
ऑन समथिंग मतलब ऑन सरफेस के लिए लगाया जाता है, समथिंग किसी सरफेस को रिफर कर रहा है। किसी सरफेस पर, किसी चीज पर वर्ड्स को या सिंबल्स को राइट कर देना या कार्व आउट कर देना, खोद कर छाप देना। कार्व आउट का मतलब, कार्विंग का मतलब खोदना होता है, तो कार्व आउट मतलब गोद देना, या हिंदी में जो भी इसको कहेंगे पता नहीं, ठीक है, उकेड़ देना। उकेड़ देना कह सकते हैं क्या, पता नहीं, हिंदी तो बहुत ही गड़बड़ चल रही है आजकल। टू राइट और कार्व आउट वर्ड्स और सिंबल्स ऑन समथिंग। अब देखो, इंस्क्राइब करना क्या होता है। मैं अगर इंडिया गेट की बात करूं, हमारे इंडिया गेट की बात करूं, ये हमारे सामने इंडिया गेट है, और अगर आप देखोगे इंडिया गेट पर कभी जाओगे घूमने, तो इंडिया गेट की जो वॉल है, उस वॉल पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन फ्रीडम फाइटर्स के नेम को इंस्क्राइब किया गया है। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। शब्दों को उस सरफेस पर, वो जो भी स्टोन है, मार्बल है, या जिस भी विशेष प्रकार का पत्थर है, उस पत्थर पर इन शब्दों को इंस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है, कार्व आउट किया गया है। तो ऐसा तो है नहीं पेन ले गए या पेंट कर दिया वहां पर, उन स्टोन्स को ही काट कर इन नामों को लिखा गया है, तो इसको इंस्क्राइब करना कहते हैं। ये हमारा इंडिया गेट है, ये इंस्क्राइब नेम्स ऑन इंडिया गेट, और ये नेम किसके हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हैं, तो इसको इंस्क्राइब करना कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल को इंस्क्राइब कर दिया गया आर्म फोर्सेस पर, ये तो मीनिंग कन्वे ही नहीं कर रहे हम। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड यहाँ पर सही वर्ड हो सकता है, क्योंकि डेडिकेट का, देखिए डेडिकेट और डिवोट में आपको जो है कंफ्यूजन होगा। ऑनर्ड भी यहाँ पर नहीं होगा, इतना दिमाग आप लगा लेंगे। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज ऑनर्ड टू अवर आर्म फोर्सेस, मीनिंगफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेशनल वॉर मेमोरियल को ऑनर्ड किया गया, कंटेक्स्ट में जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उस मीनिंग के लिए नहीं है। डेडिकेट का मतलब होता है टू गिव योर टाइम, रिसोर्सेज और एफर्ट्स टू समवन और समथिंग। टू गिव योर टाइम, रिसोर्सेज और एफर्ट्स टू समथिंग। एक और मीनिंग इसका हो जाता है, डेडिकेट का मतलब होता है टू सेट और एस्टैब्लिश समथिंग इन ऑनर ऑफ समवन और समथिंग। आपने किसी चीज को सेट कर दिया, आपने किसी चीज को एस्टैब्लिश कर दिया किसी के ऑनर में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल है, या ये जो स्टोन है, ये जो मोनूमेंट है, या फिर ये बिल्डिंग है, इसको, इस चीज को डेडिकेटेड है। तो आप जो है इस दूसरे मीनिंग का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर होना है डेडिकेटेड। ठीक है, डिवोटेड क्यों नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, डेडिकेट इस पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करता है। और डिवोट की अगर हम बात करें तो डिवोट का मतलब भी लगभग यही हो जाता है जो डेडिकेट का पहला मतलब था। डिवोट का मतलब हो जाता है टू गिव ऑल ऑफ योर एनर्जी, मनी, टाइम, रिसोर्सेज टू समवन और समथिंग। वही जो पहला मीनिंग डेडिकेट का था, और डेडिकेट और डिवोट इस पहले वाले मीनिंग में जो है सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के ना कंटेक्स्ट अलग है। डेडिकेट को ना हम ऑफिशियल वे में या फॉर्मल वे में या किसी सेरेमोनियल इवेंट में, सेरेमोनियल कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। कोई सेरेमनी चल रही है, आप वहां पर गए, आपने कुछ कहा, मैं कह सकता हूँ कि ये मैं इनको डेडिकेट कर रहा हूँ। डिवोट को ना थोड़े से पर्सनल कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपने कुछ किया है, आप उसको डिवोट कर सकते हैं किसी अपने पर्सन को, अपने दोस्त को, अपने माता पिता को। तो इस तरह के पर्सनल कंटेक्स्ट में डिवोट को यूज किया जा सकता है। एक डिफरेंस तो यही है डेडिकेट में और डिवोट में। दूसरा डिफरेंस ये है कि डेडिकेट इस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करता है, डिवोट जो कि नहीं कर पाता। तो यहाँ पर 91 का हो जाना था दूसरा ऑप्शन। 92 पर चल लेते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वाज विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years। यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस को फटाक से इंटरप्रेट करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या ना। अब पेंटिंग कंपटीशन नाउन हो गया, मैं ये कर लेता हूँ, कंपटीशन यहाँ पर नाउन हो गया, पेंटिंग हो गया उसके लिए एक तरह से एडजेक्टिव,
अलग गया आर्टिकल, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट हो गई। वाज हेल्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही है, क्योंकि एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। कंपटीशन ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हेल्ड हो गया होगा, किसी ने उसको ऑर्गेनाइज किया गया होगा, कोई कमेटी होगी, कुछ लोग होंगे, उन्होंने वो कंपटीशन उस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया होगा, और इसी मीनिंग में जो है हेल्ड को यूज किया गया है। अ पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया गया उस लोकेशन को रिफर करने के लिए। चूंकि कॉलोनी एक बाउंडेड रीजन होता है तो इन प्रीपोजिशन लगा दिया। एंड कंजंक्शन लगाया गया, एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, यहाँ पर क्लोजेस को जोड़ रहा है। काव्या उस दूसरी क्लोज का जिसको एंड कंजंक्शन जोड़ने के लिए आया है उसका सब्जेक्ट हो गया, एक नाउन है। अब देखिए यहाँ पर बी लगी है और यहाँ पर लगी होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी है, एक्चुअली में ये बी की फॉर्म लगी है। अब बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब भी कंसीडर कर सकते हो आप, हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर कर सकते हो। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और चूंकि ऑप्शन में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी नहीं गई है तो ये तो स्कोप से बाहर होगी, कंटेक्स्ट, इसको डिस्कशन से बाहर कर दो। तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव होगा। अब ये एडजेक्टिव कोई रेडीमेड एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो टोटल मिला के आप इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करो या लिंकिंग वर्ब कंसीडर करो, या ब्लैंक में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है या कोई एडजेक्टिव आना है। एडजेक्टिव भी यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको भी डिस्कशन से बाहर कर दो। 4 वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ये भी थर्ड फॉर्म 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 है। अब देखिए काव्या वाज पब्लिसाइज विनर, नहीं, पब्लिसाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग पब्लिक। किसी चीज को आप जानते थे, आपने पूरी पब्लिक को बता दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको पब्लिसाइज कर दिया। तो ऐसा था क्या काव्या पहले से विनर थी और आप इस चीज को जानते थे और आपने इसको पब्लिसाइज कर दिया, आपने इसको पब्लिक कर दिया, सबको बता दिया? ऐसा नहीं है, मीनिंग गलत हो जाएगा अगर पब्लिसाइज लिख दिया तो। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले सेंटेंसेस में ही बता चुका हूँ। उस कॉन्सेप्ट को देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन होना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने अभी भी पकड़ लिया है तो आपने अभी भी वो ऑप्शन छाट लिया होगा। सपोज का मतलब क्या होता है? सपोज का मतलब होता है टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू। ये सोचना कि कोई बात सही है या कोई बात गलत है, चाहे वो हो या ना हो, सपोज करना होता है। या टू थिंक समथिंग, है ना, इमेजिन करना है एक तरीके से, सपोज कर लेना। इमेजिनेशन में और सपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी सिमिलर मीनिंग में माने जा सकता है। टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, और कोई सिचुएशन ऐसी है या वैसी है, ये थिंक कर लेना, सपोज करना होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर काव्य को सपोज कर लिया गया, वो तो एक्चुअल विनर होगी ना। जब यहाँ पर कोई कंपटीशन लिया गया है तो सपोजिशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं है। डिस्क्राइब का मतलब है टू से समथिंग व्हाट इज लाइक, ये बताना कि कोई चीज कैसे है, या किसी चीज को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना, किसी को बताना, ठीक है। या कुछ हो गया और आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है टू टेल व्हाट समथिंग इज लाइक और व्हाट हैपन्स। कुछ हो गया कहीं पे, आपने देखा, आप लोगों को आके डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब भी नहीं है, ऐसा नहीं है काव्य को डिस्क्राइब किया गया, काव्य को डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर का मतलब होता है टू अनाउंस समवन या समथिंग ऑफिशियली एंड पब्लिकली। टू अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। आप किसी चीज को पब्लिकली सबके सामने अगर अनाउंस कर देते हैं कि ये ऐसा है, तो आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था डिक्लेयर। अब आपने लगाया यहाँ पर डिक्लेयर्ड, इसमें पूरे को इरेज करता हूं। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से भी आप इस ऑप्शन पर पहुंच सकते थे। काव्या वाज डिक्लेयर्ड। अब देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित रूप से यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर ही होगी। काव्या ऐसा तो है नहीं अपने आप डिक्लेयर हो गई होगी, किसी ने, कोई जज होगा, कोई देख रहा होगा, रेफरी, उसी ने डिक्लेयर किया होगा। तो काव्या को डिक्लेयर किया गया किसी और अथॉरिटी के द्वारा। तो
एक्शन डन बाय समबडी एल्स है तो निश्चित रूप से पैसिव की स्ट्रक्चर आपने लिखी है। अच्छा, काव्या वाज डिक्लेयर्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिक्लेयर चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी इसलिए उसका पैसिव स्ट्रक्चर बन पाया, और ऑब्जेक्ट जो लिखा है वो अब सब्जेक्ट बन के लिखा है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो विनर है ये भी एक नाउन है। क्या किसी नाउन को बिना प्रीपोजिशन जोड़े आप लगा सकते हो? अगर हमें किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखना होता है, चाहे कहीं पर भी लिखें, तो आप क्या उसको बिना प्रीपोजिशन जोड़े लगा सकते हो? या तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हो, सब्जेक्ट ये बन गया, ऑब्जेक्ट इसका लिख नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिटिव व पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी है, पैसिव फॉर्म में लिखी है। तो अब इस नाउन को आपने जोड़ा कैसे? ये नाउन है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में ये जो नाउन है विनर, ये आपको नाउन लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है। और ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, ये लगभग एडजेक्टिव जैसे, एडजेक्टिव के सिमिलर फंक्शन में होते हैं। और ये एक्चुअली में सेंटेंस अगर इसको एक्टिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो चलो मान लेते हैं कि किसी जज ने डिक्लेयर किया, द जज डिक्लेयर काव्या, डिक्लेयर्ड होगा ना, द जज डिक्लेयर्ड काव्या विनर। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है? ये एक ऐसी डिक्लेयर एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये जो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है ना, चाहे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाते हैं। अब चूंकि नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं, तो ये नाउन प्रोनाउन के लिए तो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट नाउन तो हो ही जाते हैं। जैसे कि ये लिखा है, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता था, द जज डिक्लेयर्ड काव्या फास्ट, एडजेक्टिव। भाई काव्या उस कंपटीशन में, किस तरह का कंपटीशन चल रहा था? वो पेंटिंग कंपटीशन चल रहा था ना, तो उसी कंटेक्स्ट में कोई एडजेक्टिव लिख देता हूं। पेंटिंग, एक अच्छे पेंटर को स्किलफुल, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं स्किलफुल लिख देता हूं। द जज डिक्लेयर्ड काव्या स्किलफुल, या वर्सटाइल। वर्सटाइल एक वर्ड है जो कि अलग अलग तरह के नेचर की पेंटिंग बना सकती है। या इंटेलिजेंट लिख देते हैं यहाँ पर, इंटेलिजेंट पेंटर, या टैलेंटेड लिख देते हैं यहाँ पर, टैलेंटेड पेंटर। द जज डिक्लेयर्ड काव्या टैलेंटेड, तो टैलेंटेड है क्या? टैलेंटेड तो वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यहाँ पर आपने लगाया टैलेंटेड, तो वो मीनिंगफुल क्यों है? वो मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, चाहे नाउन लिखा हो चाहे एडजेक्टिव लिखा हो, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है किसका? इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को फर्दर यहाँ पर एक फर्दर जो है एक इसको फर्दर जो है एक कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, या इसको पूरा करने के लिए आया, इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है। और कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, इसलिए इस नाउन को, विनर को, कोई एडजेक्टिव यहाँ पर रिप्लेस कर पाया। तो ये बात, अगर इतनी बात अगर आप समझ जाते ना ऑप्शंस में डिक्लेयर को देखकर, तो आप ये समझ जाते कि स्ट्रक्चर ही सेंटेंस की ऐसी लिखी गई है जहां पर डिक्लेयर को आना चाहिए। 92 हो गया, 93 पर बात कर लेते हैं। In the wake of the recent cross-border tensions, forces have been blank दिया हुआ है at strategic locations for immediate action if required। ठीक है, in the wake of the recent cross-border tensions, in preposition हो गया, उसके बाद लगा उसका object, the wake of, wake का मतलब a situation of information, जैसे ही पता चला, जैसे ही मतलब एक प्री अवेयरनेस आ गई कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही उनको ये बात पता चली। इन द वेक ऑफ द रिसेंट, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन। टेंशन यहाँ पर नाउन हो गया, क्रॉस बॉर्डर एक एडजेक्टिव लग गया, रिसेंट भी एक एडजेक्टिव लगा है। ठीक है, टेंशन को मॉडिफाई करने के लिए द यहाँ पर आर्टिकल लगा है। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन फ्रेज से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है, कोमा लगाकर उसको अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है क्लोज को स्टार्ट किया जा रहा है। फोर्सेस यहाँ पर नाउन होगी, प्लूरल नाउन यूज किया है इसलिए हमने हैव लगाया है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर लगाया है बीन को। अब ये जो बी है,
अगर ये बी लगी है, बी देखिए किसी भी फॉर्म में लगी हो, बी के बाद अगर बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में है तो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। या फिर बी को आप लिंकिंग वर्ब कंसीडर करो, अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो फिर एडजेक्टिव आएगा, और वो एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे लिखे गए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, डिपार्टेड, डिप्लॉयड, डिपोजिटेड, डिपोर्टेड। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किस स्ट्रक्चर को यूज किया गया है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर को, यानी कि पैसिव को यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, कोई इनमें से कोई ऐसा एडजेक्टिव भी नहीं हो रहा जिसको मैं जिसकी वजह से मैं इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर सकूं, मतलब मीनिंग नहीं आ रहा वैसा। ये जितने भी यहाँ पर वर्ब लिखे गए हैं एक्शन डन बाय समबडी एल्स ही होंगे, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा। तो यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन पहले जरा सेंटेंस के पूरे ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ लो। फोर्सेस हैव बीन एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, स्पेस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने के लिए, टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या हो गई, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए जिनको रिफर करने के लिए हमने एट प्रीपोजिशन लगाया। लोकेशंस नाउ स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव। फॉर प्रीपोजिशन इमीडिएट एक्शन, पर्पस बता रहा है यहाँ पर कि क्यों जो है यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी की गई। फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड, एक्शन यहाँ पर नाउन हो गया, इमीडिएट उसके लिए एक्शन के लिए एडजेक्टिव हो गया। इफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यहाँ पर इस एक्शन के लिए एक तरह से एडजेक्टिव हो रहा है, और जो इफ है वो ऑलमोस्ट कंजंक्शन के फंक्शन में यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो इफ का यूसेज है ये भी एक इडियोमेटिक यूसेज है, धीरे धीरे यूसेज जो है इवॉल्व हो जाता है। इफ तो कंजंक्शन होता है, और जब कंजंक्शन होता है कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, या क्वेश्चंस को रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। यहाँ पर इसको एडवर्ब प्लस कंजंक्शन के फंक्शन में माना जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। इतनी बात हो गई यहाँ पर। फोर्सेज हैव बीन डिपार्टेड, एक बार मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं, ये हमने इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लिया। सिंटैक्टिकली एनालाइज करते गए और हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही होगी, क्या कंटेक्स्ट है हमारे सामने। अब इन चारों शब्दों के मीनिंग पता करने हैं, और जो मीनिंग हमें यहाँ पर चाहिए उस मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब को या वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठाकर डालना है। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्ट का मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस, टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस। अब ये जो वर्ब होती है ना, ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, और जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो इसको पैसिव स्ट्रक्चर में बना ही नहीं जा सकता। अगर मैं डिपार्ट को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं तो आप देखोगे मैंने एक लिखा सेंटेंस, द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन एट 8 PM। ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा। द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिपार्ट हो गई हमारी मेन वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना नहीं है और आ भी नहीं रहा। उस स्टेशन को या उस लोकेशन को, उस प्लेस को जिसने डिपार्ट किया, हमने एक सोर्स पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के रूप में लिखा है फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाकर। तो डिपार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा। सब्जेक्ट बनाओगे किसे, पैसिव बनाने के लिए। और अगर इसके बाद वो प्लेस, वो लोकेशन लिखनी भी है जहां से ये ट्रेन डिपार्ट कर गई, तो उसको फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में डिपार्ट तो फिट ही नहीं बैठ रहा। हमारी ग्रामर ने हेल्प कर दी, और मीनिंग भी नहीं है। फोर्सेस हैव बीन, मीनिंग चलो एडजस्ट कर भी लेते, लेकिन स्ट्रक्चर एडजस्ट नहीं हो रही है, सिंटैक्टिकली गलत हो जाएगा। डिप्लॉय, डिप्लॉय यहां पर देखिए, डिप्लॉय का क्या मतलब होता है, डिप्लॉय का मतलब होता है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली। कोई आपके पास चीज है, आपने उसको इफेक्टिवली यूज कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया, डिप्लॉय कर लिया। ये इसका एक मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा मीनिंग है टू अपॉइंट और मूव आर्म्ड फोर्सेस
और इक्विपमेंट्स टू अ प्लेस वेयर दे आर नीडेड। आर्म्स फोर्सेस को या इक्विपमेंट्स को, वॉर इक्विपमेंट्स को किसी ऐसे प्लेस पर अपॉइंट कर देना या भेज देना जहां पर उनकी जरूरत हो, जहां पर वे रिक्वायर्ड हो, इस मीनिंग को कन्वे करती है डिप्लॉय। तो इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वर्ब चाह रहे हैं, और डिप्लॉय जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इन दोनों ही मीनिंग में। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस मीनिंग से रिलेटेड है ये, लेकिन दोनों मीनिंग में ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या वर्ड हो जाना है, डिप्लॉयड हो जाना है। फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड मूव्ड टू ए लोकेशन, और किस लोकेशन की बात की जा रही है, एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। इन लोकेशंस पर जो है मूव कर दी गई, अपॉइंट की गई या लगा दी गई। फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाना था आपका डिप्लॉयड। डिपोजिटेड भी नहीं होगा, डिपोर्टेड भी नहीं होगा, फिर भी इन दोनों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। डिपोजिट का मतलब होता है टू पुट समथिंग समवेयर। जैसे मैं लिखूं एक एग्जाम्पल, the flood deposited the mud over large area। ठीक है, तो डिपोजिट का मतलब क्या, टू पुट समथिंग समवेयर, किसी चीज को कहीं से लाना और कहीं छोड़ देना। जैसे फ्लड होती है, वो अपने साथ मिट्टी को, रेत को, कीचड़ को बहा कर लाती है और एक स्थान पर जहां पर वो फ्लड आ जाती है उस पर उसको जमा कर देती है। तो इसको कहते हैं डिपॉजिट कर देना। या डिपॉजिट एक और कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, आप बैंक में जाते हो अपनी मनी को डिपॉजिट करने, तो टू पुट योर मनी इन ए बैंक ऑफिशियली, इस मीनिंग को भी जो है डिपॉजिट वर्ब कन्वे कर सकती है। टू पुट योर मनी इन बैंक ऑफिशियली। फिर एक और वर्ब थी हमारी डिपोर्ट। डिपोर्ट एक वर्ब थी हमारी डिपार्ट, PART। ये वाली जो वर्ब है डिपोर्ट है, डिपोर्ट PORT। तो दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है। डिपोर्ट का मतलब होता है टू ऑफिशियली, ऑफिशियली भी नहीं कहूंगा मैं, टू फोर्सफुल्ली make someone leave a country। to forcefully make someone leave a country। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, द गवर्नमेंट डिपोर्टेड। देखिए डिपोर्टेड बना कहां से होगा, डिपोर्ट में पोर्ट आ रहा है, और एक टाइम था एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जहाजों का इस्तेमाल होता था, जो कि अभी भी होता है। लेकिन ये वर्ड उस टाइम पे आया होगा जब जब ब्रिटिशर्स या इंग्लिश को बोलने समझने वाले लोग एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाने के लिए प्लेन का नहीं, शिप का इस्तेमाल, केवल शिप का इस्तेमाल करते होंगे। आसपास के देश में तो ऐसे ही चले आओगे आप ट्रेन से, लेकिन दूर के देश में जाने के लिए शिप का इस्तेमाल केवल शिप का इस्तेमाल किया जाता होगा, प्लेन जैसा कुछ होगा नहीं। तो वहां से वर्ड आया होगा डीपोर्ट, कि अपने पोर्ट से डीपोर्ट कर देना, दूर कर देना किसी को। तो फोर्सफुली मेक समवन लीव ए कंट्री। द गवर्नमेंट डिपोर्टेड द रेफ्यूजीज। जो रिफ्यूजीज थे हमारे देश में आए हुए, किसी भी देश में आए हुए, गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट कर दिया, फोर्सफुली उनको जो है कंट्री से दूर कर दिया। इस मीनिंग को कन्वे करती है डिपोर्ट वर्ड। तो यहां पर सही वर्ड क्या हो जाना था, डिप्लॉयड, दूसरा ऑप्शन। 94 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, टालगो अ स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर, यहां पर कोई ब्लैंक में कुछ होगा, ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। टालगो, टालगो देखिए एक नाउन लिखा हुआ है, अब इस नाउन को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह कॉमा लगा के अलग कर दिया गया। सब्जेक्ट बना हमारा स्पेनिश कंपनी, कंपनी यहाँ पर नाउन हो गया, स्पेनिश यहाँ पर नाउन, इसके लिए नाउन मॉडिफायर हो गया, इसकी नेशनैलिटी बताने के लिए एडजेक्टिव की तरह कंसीडर करेंगे, ए हो गया आर्टिकल, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर,
अगर यहाँ पर एक और कॉमा होता ना तो फिर मैं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसीडर कर लेता, फिर इसको सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कंसीडर करता। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। टालगो स्पेनिश कंपनी इज, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लग गई और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट वन ऑफ, ये वन जो है ना एक यूनिट को रिफर कर रहा है, एक एंटिटी को रिफर कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को रिफर कर रहा है। टालगो स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया द मेजर। अब देखो यहाँ पर कोई नाउन आना है, यहाँ पर कोई नाउन आना है और उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मेजर लगाया गया है एडजेक्टिव के रूप में, और द लग गया आर्टिकल। मेजर का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, मेजर रिफर करता है लार्ज को, जो कि इंपॉर्टेंस में लार्ज हो, सिग्निफिकेंस में लार्ज हो या बड़ा हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो दूसरों से। तो स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स, क्रिएटर्स, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। देखिए यहाँ पर जो भी नाउन आएगा ना, उस नाउन को इस ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा इस वाले ऑब्जेक्ट से लिंक किया गया है, या इस ऑब्जेक्ट को इस ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा उस नाउन से लिंक किया गया है। और ये किसकी बात की जा रही है? पैसेंजर ट्रेन की बात की जा रही है। बाकी इंटरसिटी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड, पैसेंजर, ये इस ट्रेन के लिए क्या लगे हैं? सारे के सारे एडजेक्टिव लगे हैं। ठीक है, इंटरसिटी कोमा स्टैंडर्ड, फिर कोमा नहीं लगा सकते थे, एंड कंजंक्शन लगाया क्योंकि आखिरी वाला एडजेक्टिव जोड़ रहे थे। हाई स्पीड, पैसेंजर एक और एडजेक्टिव, ट्रेन, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। पैसेंजर एडजेक्टिव हो गया ट्रेन के लिए, और इन वाले एडजेक्टिव्स को कोमा से और एंड से जोड़ दिया गया, इंटरसिटी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड। तो ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, बस उनको लिखने का एक तरीका होना चाहिए। जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस तरीके पर भी डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो स्पेनिश कंपनी है, ये पैसेंजर ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरर है, क्रिएटर है, बिल्डर है, ये कंस्ट्रक्टर है। देखिए, क्रिएटर वो होता है जो किसी चीज को पहली बार क्रिएट करता है, इन्वेंट करता है, ये हटा दो। बिल्डर वो होता है जो बिल्ड करता है, टू बिल्ड समथिंग, और बिल्ड क्या आता है? बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग्स, किसी फिजिकल स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है, तो बिल्डर यहां पर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट वर्ब होती है, कंस्ट्रक्ट वर्ब का मतलब भी टू बिल्ड समथिंग होता है, या अलग अलग पार्ट को उठाकर एक स्ट्रक्चर बना देना। कंस्ट्रक्ट में क्या आ रहा है? स्ट्रक्ट आ रहा है, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है या तो टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। जो बिल्डर्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनीज या कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं, या कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब हो जाता है टू बिल्ड समथिंग, एक तो इसका यही मीनिंग हो जाता है। दूसरा मीनिंग हो जाता है टू पुट पार्ट्स टुगेदर, टू मेक या टू फॉर्म, टू पुट पार्ट्स टुगेदर, टू फॉर्म और मेक अ होल स्ट्रक्चर। एक होल स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स को एक जगह रख देना, ये भी कंस्ट्रक्ट करने होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मैन्युफैक्चर आना चाहिए था। देखिए, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड्स इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप बाय यूजिंग मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। मशीन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत मात्रा में चीजों को एक फैक्ट्री, एक वर्कशॉप में बनाना, प्रोड्यूस करना, बेचने के लिए, ये होता है मैन्युफैक्चर। तो कंपनी क्या करती है? ये तो करती है, तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब हो जाएगा टू प्रोड्यूस गुड्स इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप यूजिंग मशीन्स और टेक्नोलॉजीज। मशीन, अरे यार ये ऐसे करता हूं तो कितना बड़ा वाला इरेजर आता है, और ऐसे करता हूं तो छोटा वाला इरेजर आता है, ये कैसे पता चल रहा है इसको? टू प्रोड्यूस गुड्स इन फैक्ट्री और वर्कशॉप यूजिंग मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये हो गया आपका 94। इसी तरह से जो है आप
देखिए, मैं ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा हूँ, इन्हें कराते हुए पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि जो फिल इन द ब्लैंक्स अभी हमारे चल रहे हैं या पिछले कुछ समय में आए हैं, ये वोकैबलरी पर बेस्ड है। लेकिन वोकैबलरी का मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग जानने से ही काम नहीं चलेगा। उस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में, किस डोमेन में यूज किया जाता है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ये भी आप जो है समझना सीखिए। तो जो वर्ड आपके सामने आता है उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल पढ़ लिया करो कि ये किस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है, किस तरह के जो है डोमेन में, कंटेक्स्ट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।